सुन के तुम ऐसे शर्मा जाती हो, अच्छी लगती हो। कभी हंस देती हो और कभी इतरा जाती हो, अच्छी लगती हो। मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरती हो, अच्छी लगती हो। मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो। कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो, अच्छी लगती हो। अच्छी लगती हो, अच्छी लगती हो, अच्छी लगती हो, अच्छी लगती हो। अच्छी लगती हो। नमस्कार, मैं हूं आरजे रोहन और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1। मैं आपको सुना रहा हूं शी जिनपिंग की कहानियां। कल के अध्याय में हमने सुना कि शी जिनपिंग ने किस तरीके से अपना बचपन बिताया, किस तरीके से उनके पिताजी जेल से वापस आने के बाद उनको पहचान नहीं पाए, किस तरीके से उन्होंने अपने जवानी के दिन ग्रामीण लोगों के साथ जमीनी स्तर पे बिताए। तो चलिए आज पढ़ते हैं तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय का नाम है लोगों से जुड़ाव। फुचियन में शी जिनपिंग के 13 वर्ष। मई 1985 के आखिर में शी जिनपिंग की बदली फुचियन में कर दी गई थी। जून की शुरुआत में उन्होंने फुचियन का कामकाज संभाला और अगले 17.5 साल वहीं बिताए। ये दिन उनकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। उन्होंने न केवल फुचियन के लोगों से करीबी रिश्ता जोड़ा, बल्कि फुचियन की सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को भी बदल दिया। फुचियन चीन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। सामने समुद्र के पार ताइवान है। उसका जमीनी और समुद्री क्षेत्र क्रमशः 1,24,000 और 1,36,000 वर्ग किलोमीटर है। ऐतिहासिक रूप से इस स्थान को मीन के नाम से जाना जाता था। मीन के शुरुआती दस्तावेज को शान हाइचिड में देखा जा सकता है, जो चीन की मिथकों का सबसे बड़ा और सबसे पहला संकलन है। हाइनई नाननीड़ के 10वें खंड में दर्ज है। मीन समंदर में है और उत्तर पश्चिम में पहाड़ स्थित हैं। कहा जाता है कि 7 मीन जनजातियां चाओ राजवंश के दौर में इस इलाके में आबाद थी। थाड़ राजवंश के दौर में इसका मौजूदा नाम फुचियन पड़ा, जो वहां के 2 शहरों फुचाओ व च्युएनाओ के नामों को जोड़कर बना है। मार्को पोलो ने छेनचाओ के बंदरगाह का उल्लेख छाइतून के नाम से किया है। ये मध्यकालीन चीन के समय दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में गिना जाता था, जहां हजारों की तादाद में भारतीय, अरब और अन्य राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे। कहते हैं कि यौन राजवंश के कालखंड में फुचियन में अकेले अरबों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। मीड राजवंश के समय चढ़ा की समुद्री यात्राएं छुएनचाओ बंदरगाह से ही शुरू होती थी, जहां से वह दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका और मैडागास्कर के सफर पर निकला था। आगे चलकर मीड स्मार्टों ने समुद्र पर पाबंदी लगा दी, जिसके कारण फुचियन की व्यापारिक हैसियत को चोट पहुंची। इसका नतीजा ये हुआ कि शाढ़ाई और कावड़तूड़ जैसे बंदरगाह पनप गए। ये कालखंड अफसरों की तलाश में फुचियन वासियों का विदेश पलायन करने का भी गवाह रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका में जो चीनी समुदाय है, वे इसी कालखंड में चीन से बाहर निकले थे। वर्ष 1689 में चीन के आखिरी राजवंश छीड़ ने ताइवान को बकायदा फुचियन सूबे में मिला लिया था। वर्ष 1885 में ताइवान को एक अलग सूबा बना दिया गया और उसके बाद 1894 के पहले चीन जापान के युद्ध के नतीजे में उसे जापान ने गड़प लिया। मीड और छीड़ राजवंशों के कालखंड में फुचियन में रेशम, वस्त्र, शक्कर, चाय, पोत निर्माण और कागज बनाने के उद्योग खूब विकसित हो चुके थे। फुचियन में कोशिडा जैसे अनेक नामवर विद्वान, राजनेता और दिग्गज लोग हुए हैं। कोशिडा मीड कालीन जनरल था, जिसने ताइवान से डच लोगों को निकाल बाहर किया था। इसके अलावा फिलीपीन के राष्ट्रीय नायक होसे रिजॉल
और क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन फिल्म की अभिनेत्री मिशेल याओ भी फुचियन से संबंध रखते हैं। गणराज्य कालखंड के दौरान विदेशी हमलों और गृह युद्धों के कारण फुचियन को रेलगाड़ी और सड़क यातायात के अभाव के कारण नुकसान उठाना पड़ा। सूबे में पहली रेलगाड़ी के दर्शन तो 1950 के दशक के मध्य में ही हुए, जब श्यामन को मेनलैंड के शेष हिस्सों से जोड़ा गया। इसके बावजूद युद्ध होने वाला है जैसी सोच के कारण विकास हमेशा बाधित ही रहा। जोर इसी बात पर दिया जाता रहा कि तटीय इलाकों के बजाय औद्योगिक व सैन्य सुविधाएं चीन के अंदरूनी इलाकों में ही तैयार की जाएं। इस रणनीति को तीसरा मोर्चा निर्माण के रूप में जाना जाता है। सुधार और खुलेपन के साथ फुचियन और कावड़तोड़ जैसे तटीय इलाकों को नीतिगत प्राथमिकता दी जाने लगी ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके तथा इसके लिए विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की जाए। श्यामन और फुचौ को विशेष आर्थिक जोन के रूप में तैयार किया गया तथा इससे संबंधित बुनियादी ढांचा विकसित किया गया। कहा जा सकता है कि फुचियन एक नए ऐतिहासिक विकास की दहलीज थी। इन्हीं परिस्थितियों की छाया में शी जिनपिंग फुचियन में अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। वर्ष 1985 में शी जिनपिंग हैपेई सूबे की चड़तिर काउंटी से गए थे ताकि फुचियन सूबे के श्यामन सिटी के उप महापौर के रूप में अपनी सेवाएं दे सके। इत्तेफाक से जिस दिन उन्होंने कार्यभार संभाला उसी दिन उनका 32वां जन्म दिवस था। ग्रामीण सुधारों के बाद 1980 के दशक में शहरों में भी सुधारों की शुरुआत हो गई। चूंकि चीन बाजार अर्थव्यवस्था को आजमा रहा था और उसके पास अनुभव और प्रबंधन की क्षमता का अभाव था, इसीलिए पत्थरों को टटोल टटोल कर नदी पार करने वाली रणनीति को अपनाया गया। चीन में पहले 4 विशेष आर्थिक जोन बनने के साथ ही ये सभी चीन के सुधार व खुलेपन का अग्रिम मोर्चा बन गए। श्यामन में शी जिनपिंग के 3 साल सीखने के कठिन साल थे। वे खुद कहते थे, श्यामन में मेरे 3 साल बड़े सार्थक रहे। कह सकते हैं कि इन 3 सालों में विशेष आर्थिक जोन में काम करने के अनुभव का मेरे बाद के कामों पर बहुत प्रभाव पड़ा। शी जिनपिंग की निजी जीवन की बात करें तो 1987 में ही श्यामन के एक सादे समारोह में उनकी शादी फर लीवान से हो गई। वर्ष 1992 में फुचौ में उनकी बेटी का जन्म हुआ। वर्ष 1988 में शी जिनपिंग की बदली मंडल पार्टी समिति के सचिव के पद पर निडत कर दी गई। निडत में जीवन के 3 बड़े कामों घर बनाने, कब्र की मरम्मत करने और शादी को पूरा करने के लिए अनेक काडर निजी फायदे के लिए ताकत का बेजा इस्तेमाल करते थे। दफ्तर का काम संभालने के बाद शी जिनपिंग ने इस पर गौर किया और ऐसे गलत कामों को बंद करवा दिया। उन्होंने गैर कानूनी रूप से बने मकानों का सफाया करना शुरू कर दिया। उस साल जनवरी से सितंबर तक 441 अधिकारियों की जांच की गई और उनके साथ सख्ती से निपटा गया। इनमें उप निदेशक और उससे ऊपर के 18 और ब्यूरो स्तर के 77 अधिकारी शामिल थे। 4 मकानों को जब्त कर लिया गया, 5 को गिरा दिया गया और 7,05,700 यौन का जुर्माना लगाया गया। ये वो समय भी था जब फुचियन और ताइवान के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा था। वर्ष 1990 में शी जिनपिंग की बदली फ्यूचो नगर निगम पार्टी समिति के सचिव और नगर निगम जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के निर्देशक के पद पर कर दी गई। फुचौ में अपने प्रवास के दौरान समस्याओं को हल करने के लिए सही तरीके से काम करो वाली एक नई सोच को अपनाया गया, क्योंकि शी जिनपिंग सरकारी कामकाज करने के तरीके से संतुष्ट नहीं थे। जब मावेई आर्थिक और प्रौद्योगिकीय विकास जोन का निर्माण शुरू हुआ था, तब उन्होंने मावेई के मामले को विशेष आधार पर हाथ में लिया जाए और इसे फौरन पूरा किया जाए का प्रस्ताव रखा। आगे चलकर सही तरीके से काम करो फुचौ नगर निगम पार्टी समिति के परिसर और प्रशासनिक सेवा केंद्र में नजर आने लगा, जो अधिकारियों को अपना दायित्व पूरा करने की याद दिलाता रहता था। शी जिनपिंग कहते थे, सही तरीके से काम करो के तहत केवल कार्य कुशलता की जरूरत नहीं है, बल्कि इस घनघोर बाजार प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर इसकी जरूरत लोगों को समझदारी से जवाब देने तथा तेज काम करने के लिए भी है। सभी को इस मामले में सचेत रहना होगा। केवल इसी तरह फुचौ के कामकाज को हमेशा दमदार रखा जा सकता है। फुचौ 20 वर्षीय आर्थिक और सामाजिक विकास रणनीतिक विजन नामक एक परिकल्पना दस्तावेज तैयार किया गया और शी जिनपिंग के नेतृत्व में उसे लागू किया गया। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, एक्सप्रेसवे, गहरे पानी में बने जहाजी घाटों और बिजली की परियोजनाओं आदि को
एक के बाद एक पूरा किया जाने लगा। वर्ष 1999 में शी जिनपिंग की बदली फुचियन प्रादेशिक पार्टी समिति के उप सचिव और कार्यवाहक गवर्नर के पद पर कर दी गई। आगे चलकर दक्षिण पूर्व एशिया की एकजुटता, हांगकांग, मकाओ और ताइवान की मजबूती तथा यूरोप, अमेरिका और जापान तक पहुंच वाली रणनीति के तहत फुचियन ने जबरदस्त तरीके से विदेशी कारोबार को बढ़ाया और विदेशी निवेश को आकर्षित किया। इसके कारण फुचियन की अर्थव्यवस्था ऊंचे विकास की ओर सरपट दौड़ पड़ी। वर्ष 1999 और 2006 के बीच विकास दर 12.58% रही। यही वो समय था जब शी जिनपिंग ने समिति सरकार और प्रभावशाली सेवा का प्रस्ताव रखा। अब मैं इसका अगला अंश पढ़ता हूं, जिसका नाम है श्यामन के अंदरूनी इलाकों में गरीबी उन्मूलन। जब शी जिनपिंग फुचौ पहुंचे तो उन्होंने सरकारी गाड़ी लेने से मना कर दिया। इसकी जगह वे एक आम मोटर से फुचौ से शमान गए। रास्ता बजरी वाला, ऊबड़ खाबड़ था और मंजिल तक पहुंचने में 8 घंटे से ज्यादा समय लगा। उन्होंने जब श्यामन के उप महापौर का काम संभाला था तो उनकी उम्र 32 साल थी। उस समय शी जिनपिंग की अगवानी करने वाले फुचियन प्रादेशिक पार्टी समिति के प्रथम सचिव श्यान नान कहते हैं, शी जिनपिंग युवा थे। उन्होंने चढ़तेड़ में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की थी। वहां का अपार अनुभव था। उनकी उपलब्धियों को सीपीसी की केंद्रीय समिति का संगठनिक विभाग बहुत मान देता था। वे तौर तरीकों में बिल्कुल अपने पिता की छवि थे, ईमानदार, भले, आदर्शवादी, दृढ़ व संकल्पित, और उन्हें देखकर लगता था कि वे बहुत आगे जाएंगे। उस युवा उप महापौर को नगर निकाय प्रशासन ने जो काम सौंपा था उस पर अमल करते हुए शी जिनपिंग ने देखा कि श्यामन का ग्रामीण इलाका अपेक्षाकृत कमजोर है, लिहाजा उन्होंने 3 ग्रामीण मुद्दों पर भी ध्यान देना उचित समझा। काम पर हाजिर होने के तीसरे दिन शी जिनपिंग एक दल लेकर निरीक्षण करने देहात के इलाके में गए। एक अत्यंत पिछड़ी कृषि काउंटी थ्योआन को पहले पड़ाव के तौर पर चुना गया। शी जिनपिंग गांव वालों के साथ फौरन घुल मिल गए। इसके पीछे का कारण कुछ उनका ल्यांगचा का अनुभव और कुछ उनका व्यक्तित्व था। शी जिनपिंग की अगवानी करने वाले उस समय थुआन काउंटी के महापौर क्यो आंचाड़ थे। वे याद करते हैं, शी जिनपिंग जहां भी जाते थे वे सबके साथ छोटी सी बेंच पर बैठ जाते और गांव वालों के साथ खूब घुल मिलकर बातें करते। जब स्थानीय लोग उन्हें चाय की पेशकश करते तो वे अपने प्याले में ही पीने का इसरार करते। उनका प्याला बहुत पुराना था और लंबे समय से वे उसे अपने साथ रखे हुए थे। उस पर चाय के काले काले धब्बे पड़े थे। इसी सादगी के कारण जनता और उनके बीच की सारी दूरियां मिट जाती थी। श्यामन में अपने कार्यकाल के दौरान शी जिनपिंग ने श्यामन के दूर दराज और गरीबी की मार झेल रहे अंदरूनी इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जब देहात और शहर के बीच की खाई देखी तो उन्होंने गांव के लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का बीड़ा उठाया। मिसाल के लिए च्योनीड़ गांव के 700 लोग श्यामन, चाचाओ और छावचाओ से जुड़े स्थान पर रहते थे। गांव वालों के पास 400 एकड़ रकबे से बड़े चाय के बागान थे, लेकिन इसके बावजूद वहां प्रति व्यक्ति आय 200 यौन थी। बिजली की समस्या थी। 20 किलोवाट का छोटा सा जनरेटर मुश्किल से गांव की जरूरत पूरी कर पाता था। सभी घर दिन भर में कुछ घंटे ही 25 वाट के 1 या 2 बिजली के बल्ब ही इस्तेमाल कर पाते थे। शी जिनपिंग ने गांव के गरीब घरों के बारे में पता किया और घर घर जाकर उनकी पहचान की। फिर च्यूनिर से वे पाइचातोज गांव गए। खोज खबर लगाने के बाद शी जिनपिंग ने थुआन काउंटी के जल और मुद्रा कार्यालय से संपर्क किया। इसके बाद च्यूनीड़ गांव को तेंदुफल की बेहतरीन किस्म भिजवाई गई। ये चीन कवार्शी के बीज रहित पौधे थे। इसके साथ गरीबी उन्मूलन कोष में 30,000 यौन से ज्यादा की रकम भी दी गई। सरकार ने उस परिकल्पना पर पहले ही काम शुरू कर दिया था कि बुनियादी तौर पर बहुत हद तक गांव को समृद्ध किया जाए और गरीबी का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जाए। वर्ष 1997 में जब शी जिनपिंग इस इलाके में दोबारा गए तो उन्हें बताया गया कि जब वे 1986 में यहाँ आए थे तो उसकी तुलना में च्योनीड़ इलाके में चाय की खेती तब से लगभग 5 गुना अधिक हो गई है। तेंदुफल के पौधे भी 200 एकड़ के बाग में बदल चुके थे। गरीबी उन्मूलन के पैसे से जो प्रबंधन हॉल बनाया था उसे भी ठेके पर दे दिया गया। उसने गांव की सामूहिक आय में 8,000 यौन का योगदान किया है। शी जिनपिंग को बेहद खुशी हुई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ पहाड़ों से हरियाली खत्म हो गई है तो उनके चेहरे का भाव बदल गया। तेंदुफल के पेड़ के नीचे खड़े शी जिनपिंग बोल पड़े।
तरह तरह की चाय की खेती करें, फल लगाएं, लेकिन जंगल लगाना मत भूलिए। हमें पहाड़ों के निचली तलहटी का विकास करना होगा और पहाड़ों की शीश पर मुकुट पहनाना होगा। शी जिनपिंग ने सुझाव दिया कि युवा लोग स्थानीय स्तर पर चाय की खेती तक ही सीमित न रहें, बल्कि बाहर निकलकर कारोबारी गतिविधियों में भी हिस्सा लें। उन्होंने चाय संबंधी उपकरणों और एक चाय प्रसंस्करण फैक्ट्री लगाने का वायदा किया, ताकि चाय की गुणवत्ता सुधरे और चाय की बेहतर कीमत मिले। चाय का कारोबार जब फलने फूलने लगा तो गांव वालों ने होम स्टे बना लिए, गांव की मनोरंजक सैर जैसी गतिविधियां शुरू की और ग्रामीण पर्यटन इकोसिस्टम विकसित कर लिया। आज च्योनिड एक गांव एक उत्पाद का आदर्श गांव बन गया है। वह राष्ट्रीय संस्कृति का गांव है, चीन का सबसे सुंदर आरामगाह वाला गांव है, फ्यूचन में सुंदर ग्रामीण निर्माण वाला गांव है और फ्यूचन सूबे का परिस्थितिकीय गांव है, जिसकी वर्ष 2019 में प्रति व्यक्ति आय 32,000 यौन से भी पार पहुंच गई थी। तो ये था तीसरा अध्याय शी जिनपिंग की कहानियों का। दोस्तों, पिछले 3 दिन से मैं शी जिनपिंग की कहानियों के 3 अध्याय पढ़ चुका हूँ। तो इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से शी जिनपिंग ने अपने आत्मविश्वास से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी इच्छा शक्ति से किस प्रकार चीन का विकास किया, किस तरीके से शी जिनपिंग ने ग्रामीण स्तर पर गांव वालों के साथ मिलकर कितना डेवलपमेंट किया, कितना काम किया। कल फिर आऊंगा शी जिनपिंग की कहानियों से एक नया अध्याय लेकर। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ब्लॉकबस्टर म्यूजिक ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। मैं हूँ आरजे रोहन। वाइब है जो इस शहर की, उसको हम पहचाने, दिल के रिदम पे थिरके कदम जो, वो म्यूजिक हम जाने। रेडियो सिटी, अरे वाइब है जो इस शहर की, उसको हम पहचाने, दिल की रिदम पे थिरके कदम जो, वो म्यूजिक हम जाने।